हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए फिर से हमारा क्लास करने का समय हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खान सर के ऐप से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं कि आज खान सर के ऐप से क्या कुछ नया सीखने को मिला है। 71 बीपीएससी के क्लास से आज हमें क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे 71 बीपीएससी का, हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। अब बात है कि हमें क्या आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है। चलिए आप सब दोस्तों को हम बताते हैं कि हमें क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट हुआ है 3 फार्मूला से। फार्मूला नंबर 1, अगर ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमारा नेट निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, फार्मूला नंबर 2, अगर हम डोमेस्टिक में प्लस NFIA को जोड़ देते हैं तो हमारा नेशनल निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, NFIA क्या है, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हम इस पर बात करेंगे, तो NFIA को बता दिया गया है। तो NFIA को आइए हम समझा देते हैं आप सब दोस्तों को क्या होता है। NFIA कहने का मतलब है कि भारत के लोग विदेश में भी काम करते हैं और विदेश के लोग भारत में भी काम करते हैं। ठीक है, भारत के लोग विदेश से जितना भी अर्निंग कर अगर भारत में भेजते हैं और विदेश के लोग भारत में काम कर भारत से जितना पैसा अपने देश में भेजते हैं, दोनों को अगर घटा दिया जाए तो हमारा NFIA निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 है दोस्तों, अगर मार्केट प्राइस में अगर NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर घटा दिया जाए तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यह 3 फार्मूला लिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है GDP से। जी हाँ दोस्तों, GDP से NNDP कैसे निकाला जाता है, GNP कैसे निकाला जाता है, GDP से NNP कैसे निकाला जाता है, GDPMP से NNPFC कैसे निकाला जाता है दोस्तों, NNPFC से GNPFC कैसे निकाला जाता है, NNPFC कैसे निकाला था, कंप्लीट पढ़ाई हुआ है दोस्तों। ठीक है, यही 3 फार्मूला का यूज करके दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है GVA। GVA का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्रॉस का, तो मतलब हमने आप सब दोस्तों को बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है, तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई शॉर्ट हमने बनाया और मार्केट में हम उस शॉर्ट को 500 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, बनाने में जो खर्च आया, मान लीजिए बनाने में खर्च आया 300 रुपये का। ठीक है, और मार्केट में मान लीजिएगा बेच रहे हैं हम 500 रुपये का। ठीक है, और बात की जाए तो 500 रुपये में से अगर हम 300 रुपये का घटा देते हैं, जो 200 रुपये हमारा मुनाफा बचता है उसे ही कहते हैं हम वैल्यू एडिशन दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं GVA क्या होता है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ही हम कहते हैं GDP दोस्तों। ठीक है, तो GVA में क्या होता है कि देश के अंदर यानी कि देश के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा GDP के बराबर मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके GVA। अब बात कर लेते हैं GVA और GDP के में क्या अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, तो GVA होता है तो या किसी भी देश के अंदर के क्षेत्र को मापता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन बात की जाए GDP तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य को मापता है दोस्तों हमारा GDP दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, आगे दोस्तों पढ़ाई हुआ है इसी में GVA और GDP के दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो GDP में उत्पादन और सब्सिडी शामिल होता है, लेकिन हमारा GDP में उत्पादन और सब्सिडी शामिल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, GVA में बात की जाए तो यह दोस्तों आधारित क्षेत्र यानी कि उद्यम आधारित क्षेत्र को भी गणना करता है, लेकिन हमारा GDP होता है संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की गणना करता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है GDP के प्रकार। तो GDP के 3 प्रकार होते हैं, आप सब जानते हैं। एक होता है नॉमिनल GDP, एक होता है रियल GDP, एक होता है GDP PPA दोस्तों। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी की। तो नॉमिनल जीडीपी में हम बात करते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी में वर्तमान वर्ष का मूल्य और वर्तमान वर्ष का प्रोडक्शन को और गुना कर दिया जाए, तो हमारा मिल जाता है नॉमिनल जीडीपी। वहीं रियल जीडीपी की बात की जाए, तो वर्तमान वर्ष का प्रोडक्शन रहेगा, लेकिन बेस ईयर रहेगा दोस्तों, ठीक है? और जो भी बेस ईयर, जैसे कि भारत का बेस ईयर है 2011-12, तो उसके प्राइस से अगर गुना कर दिया जाए, तो हमारा रियल जीडीपी निकल जाता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है दोस्तों, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि नॉमिनल जीडीपी में हम वर्तमान वर्ष का मूल्य और वर्तमान वर्ष का प्रोडक्शन रखते हैं, लेकिन रियल जीडीपी में वर्तमान वर्ष का प्रोडक्शन और बेस ईयर का मूल्य रखते हैं दोस्तों, ठीक है? बात करते हैं दूसरा पॉइंट नॉमिनल जीडीपी में। तो नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल होता है, लेकिन रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है? और बात कर लें तो नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं इसलिए कि हम दूसरे देश से तुलना कर लें कि हमारा जीडीपी कितना ग्रोथ हुआ है। वहीं बात की जाए रियल जीडीपी में, तो रियल जीडीपी में वित्तीय वर्ष से गणना करते हैं कि वित्तीय वर्ष में हमारा ग्रोथ रेट कितना था, अब यह ग्रोथ रेट कितना है दोस्तों, ठीक है? नॉमिनल जीडीपी ट्रिलियन बिलियन डॉलर में निकलता है, लेकिन हमारा रियल जीडीपी परसेंट में निकलता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को मापता है नॉमिनल जीडीपी, वहीं रियल जीडीपी आर्थिक समृद्धि दर को मापता है दोस्तों, ठीक है? इसका प्रयोग मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी का प्रयोग 3 माह और 1 साल पर इसका रिजल्ट आता है, ठीक है? गणना होता है, और जो हमारा रियल जीडीपी होता है 1 साल पर गणना होता है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है आज के क्लास में। कैसा लगा यह वीडियो आप सभी दोस्तों को नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।